हेलो एंड वेलकम टू द मैनेजमेंट क्लासेस। आज इस वीडियो में हम लोग न्यू ग्रोथ थ्योरी को डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि न्यू ग्रोथ थ्योरी क्या होती है और किस चीज से अफेक्ट करती है और किस तरह ये न्यू क्लासिकल की एक्सोजीनियस थ्योरी से अलग है। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं बस छोटी सी वीडियो में आपको सिर्फ एक आइडिया देना चाह रहा हूं कि ये बेसिकली न्यू ग्रोथ थ्योरी है क्या। ये बेसिकली एक फ्रेश आइडिया है हमारी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ या डेवलपमेंट के लिए। जो हमारी इकोनॉमी के अंदर एक ग्रोथ है या उसकी एक प्रॉस्पेरिटी है, डेवलपमेंट है, उसके पीछे ये एक बिल्कुल नया आइडिया है जो कहता है कि प्रोडक्टिविटी एंड ग्रोथ आर टाइड डायरेक्टली टू द पीपल्स वांट्स एंड नीड। ये थ्योरी कहती है या ये आइडिया कहता है कि जो हम लोगों की जरूरियात है, मतलब वांट्स है, हमारी आवश्यकताएं हैं, जो हमारी ख्वाहिशात हैं, हमारे विशेस हैं, वो सारी की सारी डिपेंड करती हैं, डायरेक्टली टाइड है बल्कि कहिए उसको, प्रोडक्टिविटी से और ग्रोथ से। यानी अगर हमारी ख्वाहिशात बढ़ेंगी, अगर हमारी वांट्स बढ़ेंगी, हमारे डिजायर बढ़ेंगे, तो उसी हिसाब से प्रोडक्टिविटी और ग्रोथ भी बढ़ेगी। इस थ्योरी के अंदर जो मेन सेंट्रलाइज आइडिया वो यही है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है वो हमारी वांट्स एंड नीड्स की वजह से होती है। मैं हमेशा चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा कमाऊं, ठीक है। मैं जब ज्यादा कमाने की कोशिश करूंगा तो हर आदमी यही कर रहा है। जब पूरी कंट्री के सारे लोग ज्यादा कमाने की कोशिश करते चले जाएंगे तो ग्रोथ बढ़ती चली। हर आदमी पैसा कमाना चाहता है ज्यादा से ज्यादा। जो बेसिक एक अंडरलाइन रीजनिंग है इसकी, इस थ्योरी की, वो यही है कि देखिए हम लोगों की जो ख्वाहिशात हैं या हम लोगों की जो वांट्स एंड नीड है वो अनलिमिटेड है और एंडलेस है, जो कि हमारी परचेजिंग पावर और इन्वेस्टमेंट डिसीजन को ड्राइव करती हैं। जो हमारी, मैं हमेशा यही चाहूंगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा कमाऊं, ज्यादा से ज्यादा कमाऊं, है ना। उससे क्या होता है, मेरे इन्वेस्टमेंट डिसीजन चेंज होते हैं, मेरी परचेजिंग पावर बढ़ती है, क्योंकि मैं ज्यादा कमाने के लिए ज्यादा कमाता हूं, फिर ज्यादा खर्च करता हूं, ज्यादा खर्च करूंगा तो प्रोडक्शन बढ़ता है। तो यानी एक बेसिक रीजनिंग है कि हर व्यक्ति जब ज्यादा से ज्यादा कमाना चाहेगा, उसकी वांट्स अनलिमिटेड है, एंडलेस है, तो उसकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट डिसीजन ड्राइव होंगे। और जब हर आदमी ज्यादा से ज्यादा खर्च करेगा, ज्यादा से ज्यादा कमाएगा, कोशिश कर रहा है, और ज्यादा से ज्यादा लोग सक्सेस होते हैं, इससे हमारी पूरी की पूरी इकोनॉमी ड्राइव होती है। यानी आप इसको एक दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि यह कंसेप्ट कहता है कि ह्यूमंस, हम लोग, यानी हमारे डिजायर अनलिमिटेड है, हमारे वांट्स अनलिमिटेड हैं, जो कि हमारी एवर लास्टिंग प्रोडक्टिविटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ को इंकरेज करते हैं। जो हमारी प्रोडक्टिविटी है वो एवर लास्टिंग है, प्रोडक्टिविटी हमेशा बढ़ती जाती है। हमेशा हम देखें पूरी दुनिया के अंदर, कहीं आप देखिए प्रोडक्टिविटी कहीं किसी कंट्री की डाउन नहीं जा रही है, हल्के हल्के बढ़ी रही है। जो ग्राफ रहता है ग्रोथ का, अगर आप उसको नोट करें तो वो शॉर्ट रन में तो नीचे भी आएगा, ऊपर जाएगा शॉर्ट रन है, लेकिन अगर आप लॉन्ग रन की बात करें तो वो ऊपर ही जाता है। तो ये एवर लास्टिंग है, एवर इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी है। हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो एवर इंक्रीजिंग है, ठीक है। तो जो हमारी वांट्स और डिजायर है अनलिमिटेड, वो हमारी इस प्रोडक्टिविटी और इकोनॉमिक ग्रोथ को हमेशा इंकरेज करती रहती हैं। जो हमारा जीडीपी पर पर्सन है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज करता है, क्योंकि हर आदमी ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने की होड़ में लगा हुआ है। इसी वजह से इस थ्योरी के अंदर जो इंपॉर्टेंस दी गई है वो कुछ फैक्टर्स को दी गई है। जो इंपॉर्टेंस फैक्टर हैं, जो इनको एम्फेसाइज किया गया है, उसमें बेसिकली टेक्नोलॉजी है सबसे पहले, टेक्नोलॉजी। देखिए कि हम इनोवेटिवली और इफेक्टिवली इकोनॉमी से अपने प्रॉफिट को जनरेट कर सकते हैं अगर हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं। अगर हम टेक्नोलॉजी को प्रोड्यूस करते जा रहे हैं, इनोवेशंस करते चले जा रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी लाते जा रहे हैं, तो उससे हम अपनी इनकम को, अपने प्रॉफिट को इकोनॉमी के अंदर इफिशिएंटली, इफेक्टिवली, इनोवेटिवली बढ़ाते चले जाएंगे, समझे। और अगर ये देखिए कि अगर हर इंडिविजुअल अपने लिए काम कर रहा है तो एक टाइम में आके कलेक्टिवली वो पूरी इकोनॉमी के ऊपर इंपैक्ट करेगा। दूसरी चीज है नॉलेज। नॉलेज, देखिए नॉलेज जो है वो इस थ्योरी के अंदर
एज ए असेट्स यूज की गई है। यानी यहां पर नॉलेज को हम मान के चल रहे हैं कि वो एक कमोडिटी है, एक जो कि हर इंडिविजुअल एक्वायर करता है, जिससे वो वेल इन्फॉर्म्ड होता है और इंटेलिजेंट डिसीजन लेता है। यानी इस थ्योरी के अंदर नॉलेज को एक प्रोडक्ट माना गया है। ये कहा गया कि कमोडिटी है जो आदमी खरीदेगा और यूज करेगा। ठीक है, अब जाहिर है देखिए मेरे पास अगर बहुत अच्छी नॉलेज है, देखिए बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनके जो सीईओज होते हैं उनको कोई फिजिकल वर्क नहीं करना होता। वो क्यों उस पोजीशन पर पहुंचते हैं? बिकॉज ऑफ नॉलेज। दे एक्वायर ए लॉट ऑफ नॉलेज इन ए पर्टिकुलर फील्ड। ठीक है, और दूसरी चीज, क्योंकि इस थ्योरी के अंदर नॉलेज को एक असेट्स माना है, तो उसके लिए एक बहुत फायदे वाली बात यह है कि जो नॉलेज होती है उसका प्रोडक्शन कभी भी डिमिनिशिंग रिटर्न में नहीं आता और ना उस पर कोई रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। नॉलेज मैं कितनी एक्वायर करूं, कितनी यूज करूं, ठीक है। बाकी जितने फैक्टर्स हैं जाहिर है उसमें सारे फैक्टर को रोक के एक को बढ़ाते जाइए तो डिमिनिशिंग रिटर्न आ जाता है एक जगह। नॉलेज में ऐसा नहीं होगा। ये बेसिकली एक इंटेंजिबल क्वालिटी है जो कि हमारे ग्रो होती है हमारे अंदर से, ग्रो फ्रॉम द इनसाइड। ओके, तो इसके अंदर टेक्नोलॉजी और नॉलेज, इसको बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है क्योंकि इसी के जरिए लोग अपनी इनकम को बढ़ाते, अपने प्रॉफिट को बढ़ाते हैं। हर इंडिविजुअल बढ़ाता है जिससे टोटल इकोनॉमी के ऊपर असर पड़ता है। तीसरी चीज जिसमें इसको इंपॉर्टेंस दी गई है वो है एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप जाहिर है देखिए मैं कह रहा हूं कि टेक्नोलॉजी भी है, नॉलेज है, सब है, लेकिन कोई ऐसी बॉडी भी तो चाहिए ना जो कि इन सबको कलेक्ट करे और काम करे। यानी कुछ फिजिकल नीड्स हैं, कुछ पर्सनल नीड्स हैं, कुछ फाइनेंशियल नीड्स हैं, ये सारी कौन फुलफिल करेगा? तो इसमें एंटरप्रेन्योर को बहुत बड़ा हाथ माना गया है। एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो कि अपने एम्प्लॉयज और पूरे एरिया के लोगों की, जो भी उनके यहां काम करते हैं, उनकी इनकम को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। जाहिर है उनके यहां काम ज्यादा होता है, अच्छा काम होता है तो लोग उधर की तरफ भागते हैं और वो एंटरप्रेन्योर ज्यादा पे करते हैं, उससे ज्यादा लोगों के पास पैसा जाता है, वो ज्यादा खर्च करते हैं और इकोनॉमिक ग्रो होती है। तो एंटरप्रेन्योर्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। सब जगह नहीं, जनरली आपको ये तीन फैक्टर्स मिलेंगे, लेकिन कहीं कुछ जगहों पर आपको इनोवेशन भी मिलेगा इसमें। तो मैंने कहा यहां इसको डिस्कस कर दूं। इनोवेशन भी एक फैक्टर है, यानी एडिंग न्यू आइडियाज टू द एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी। मैं एक प्रोडक्ट बेच रहा हूं और जाहिर है उसकी डिमांड थोड़ी सी मार्केट में कम हो गई। अब मैं चाहूंगा कि उसके अंदर एक नया आइडिया लेकर आऊं, एक नया कुछ पैरामीटर, कैरेक्टरिस्टिक्स, स्पेसिफिकेशन ऐड कर दूं और वो न्यू बन के सामने आ जाए। उससे क्या होता है, मेरी इनकम बढ़ती है, सस्टेन करती है। अदरवाइज चीज इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर खासतौर से चीज होती है कि वो बिकना बंद हो जाती है। ठीक है, यही एक बेसिकली पॉइंट है, यही फैक्टर्स हैं जो इस थ्योरी को हमारी न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स की एक्सोजीनियस थ्योरी से अलग करती है। एक्सोजीनियस थ्योरी क्या कहती है, अब इसको समझिए जरा सा। एक्सोजीनियस थ्योरी क्या कहती है कि इकोनॉमिक प्रोग्रेस इज डिटरमिन्ड बाय द एक्सटर्नल अनकंट्रोलेबल फोर्सेस। यानी जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है वो एक्सटर्नल फोर्सेस से डिटरमिन होती है जो कि अनकंट्रोलेबल है। सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं तो वो अनकंट्रोलेबल होंगे, हमारा उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होगा। और ये थ्योरी कहती है कि नहीं, वो इंटरनल फैक्टर है और हमारे कंट्रोल में है। बिल्कुल एक अपोजिट बात चल रही है। जो न्यू क्लासिकल थ्योरी की न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स की जो एक्सोजीनियस थ्योरी है वो कहती है कि एक्सटर्नल फैक्टर है, अनकंट्रोलेबल है। ये थ्योरी कहती है नहीं, इंटरनल फैक्टर है और कंट्रोलेबल है। ये सारे इंटरनल फैक्टर तो होंगे, टेक्नोलॉजी मेरे हाथ में है, मैं जितना काम करूंगा, जितनी कोशिश करूंगा रिसर्च की उस पर होगी। नॉलेज मेरे हाथ में, मैं जितनी ज्यादा से ज्यादा अर्न करूंगा। एंटरप्रेन्योर मैं जितना ज्यादा काम करूंगा उसी हिसाब से इनोवेशन होंगे। ठीक है, होता क्या है, अच्छा क्यों, किस तरह ये काम करेगी? जब आप कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर आ जाएंगे, मार्केट के अंदर जब एक कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा तो हम लोग यानी पीपल्स लगातार नए नए काम करते हैं या न्यू प्रोडक्ट को इन्वेंट करते हैं अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। इसी वजह से सारी चीजें एक साथ काम करने लगती हैं। एंड दिस बेसिकली दिस कंसेप्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ द न्यू ग्रोथ थ्योरी। यही जो एक आइडिया है कि साहब हर आदमी काम करना चाह रहा है, हर आदमी लगातार कुछ ना कुछ बढ़ाना। मुझे जहां बेस्ट तनख्वाह मिलेगी मैं वहां जाऊंगा,
मैं ऐसा नहीं करूंगा कि नहीं वहां मुझे अच्छी मिल रही है, यहां कम मिल रही है तो मैं कम वाली में काम करूं, ये मैं कर ही नहीं सकता। हर आदमी इसीलिए काम कर रहा है। यही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है इस थ्योरी का कि इस तरीके से जब हर आदमी ज्यादा के लिए होल्ड में लगा हुआ है तो जाहिर है जब सभी ज्यादा कमाएंगे तो पूरी की पूरी कंट्री ग्रो करेगी उससे। ठीक है, अब ये थ्योरी यूज कैसे होती है इस पर मैं थोड़े से आइडिया दूं आपको। हाउ दिस थ्योरी यूज, ये थ्योरी किस तरह से यूज में आती है। देखिए इसका आइडिया ये है कि जो न्यू टेक्नोलॉजीज है या न्यू इनोवेशंस है वो बाय चांस नहीं होते। ऐसा नहीं है कि कोई भी टेक्नोलॉजी आई, इनोवेशंस आया, वो एकदम बाय चांस अपने आप आ गया, ऐसा नहीं होता। बल्कि वो डिपेंड करता है उसके ऊपर कितने लोग काम कर रहे हैं और कितने सीरियसली वो लोग काम कर रहे हैं। ज्यादा लोग एक टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करेंगे, ज्यादा सीरियसली काम करेंगे तो जाहिर, मैंने कहा ना ये इंटरनल फैक्टर्स है। मैं जितना इंटरेस्टेड हूं अपने आप को डेवलप करने के लिए उसी हिसाब से मैं टेक्नोलॉजी को डेवलप करूंगा, उसी हिसाब से मैं इनोवेशंस करूंगा और उसी हिसाब से मेरी कंट्री ग्रो करेगी। तो ऐसा नहीं है कि ये डेवलपमेंट ये सारी चीजें बाई चांस हो जाती हैं, नहीं, कोई पर्टिकुलर टीम है वो इस पर काम डेलिबरेटली कर रही होती है और उसको बढ़ाना चाहती है। इस तरीके से ये थ्योरी काम करती है और इसी तरीके से यूज में आती है। दूसरी चीज, हमारे पास नॉलेज एज ए कैपिटल इस थ्योरी के अंदर जो कि हम चाहते हैं हमें मिले और वो कंट्रोलेबल है। ठीक है, यानी मुझे क्या पढ़ना है, कितना सीरियसली मैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ना चाह रहा हूं, मैं डॉक्टर बनना चाह रहा हूं, मैं इंजीनियर बनना चाह रहा हूं, मैं लॉयर बनना चाह रहा हूं, ये मेरे ऊपर है, कितनी मेहनत मैं कर रहा हूं। यानी कहने का तात्पर्य एक कलेक्टिवली ये है कि कंट्री के अंदर जितने लोग हैं वो सब अगर क्वालिटी पर ध्यान दें, टेक्नोलॉजी पर ध्यान दें, इनोवेशंस पर ध्यान दें, नॉलेज पर ध्यान दें तो पूरी कंट्री डेवलप होती चली जाती है। क्योंकि जिस आदमी को जहां ज्यादा इंसेंटिव्स होंगे वो उतनी ही कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल को ग्रो करता है। एक टाइम में आज से 8-10 साल पहले की बात है कि ज्यादा एकदम होड़ सी लगी थी, साहब सिविल इंजीनियर्स की इस वक्त बहुत ज्यादा डिमांड है, तो सिविल इंजीनियरिंग की तरफ बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स बढ़ने लगे थे। सिविल इंजीनियरिंग क्यों? क्योंकि उधर पैसा ज्यादा है। तो जहां स्कोप ज्यादा होता है लोग उधर ही की तरफ बढ़ते हैं और इसी वजह से इकोनॉमिक में डेवलपमेंट होता है। और देखिए इस थ्योरी के अंदर जो हम यूज करते, कैसे ये थ्योरी यूज हो रही है, बहुत ही क्रिटिकल जो एस्पेक्ट्स है इस थ्योरी का वो ये है कि नॉलेज जो है वो एज ए एसेट यूज हो रही है जो डिमिनिश नहीं करती, जिसके अंदर डिमिनिशिंग रिटर्न नहीं है और कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जैसा कि कैपिटल और लैंड में है। कैपिटल और लैंड इनके अंदर डिमिनिशिंग रिटर्न आते हैं लेकिन नॉलेज के अंदर कोई डिमिनिशिंग रिटर्न नहीं आता है। इसलिए आप इसको कंटिन्यूअसली जितनी चाहे यूज कीजिए और जितना चाहे ग्रो कीजिए। ये एक इंटेंजिबल क्वालिटी होती है और एक बहुत ही ग्रेट रिसोर्स है दैट ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडस्ट्री ग्रो फ्रॉम इनसाइड। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्री है नॉलेज को यूज करके अंदर से अपने आप को स्ट्रॉन्ग और ग्रो कर सकती है। इसी तरीके से पूरी कंट्री, हर ऑर्गेनाइजेशन ये करेगी तो पूरी कंट्री डेवलप कर जाएगी। ठीक है, लास्ट में बिल्कुल मैं एक सेंटेंस बस समराइज करूं इसको कि न्यू क्लासिकल की थ्योरी कहती थी कि एक्सटर्नल फैक्टर पर काम होगा, डेवलपमेंट जो है वो डिटरमिन होता है एक्सटर्नल फैक्टर से जो अनकंट्रोलेबल है। लेकिन उसकी जगह इस थ्योरी ने कहा कि नहीं, हमारे पास इंटरनल फैक्टर्स हैं, नॉलेज है, टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योर है, इनोवेशन है, इसके जरिए हम अपनी इकोनॉमी को डिटरमिन कर सकते हैं। और उसका आइडिया उन्होंने ये दिया कि हर आदमी ज्यादा से ज्यादा कमाना चाहता है, इसलिए जब हर आदमी ज्यादा कमाएगा तो कलेक्टिवली पूरी इकोनॉमी डेवलप करेगी। ठीक है, और मुझे उम्मीद है ये समझ में आया होगा। छोटा सा लेक्चर है लेकिन एक बस आइडिया देना चाह रहा था मैं इस न्यू ग्रोथ थ्योरी का। तो कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इस वीडियो में बताइए। थैंक यू सो मच।